मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों के सफल व सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज का अपना उपविषय है 1935 से 1947 तक गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। अर्थात विद्यार्थियों, हम इस व्याख्यान में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर के 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी तक के राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न घटनाओं और योजनाओं को पढ़ेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली के ऊपर विवाद होने पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए थे और ब्रिटिश सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की भांति दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक करार देते हुए पृथक रूप से प्रतिनिधित्व दिया। गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया क्योंकि ये हिंदू समाज में एक फूट थी और 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी उस समय पूना जेल में थे। पूरे देश में हलचल शुरू हो गई, उपवास और प्रार्थनाएं की गई। मदन मोहन मालवीय, एमसी रजा, बीआर अम्बेडकर जी ने सक्रिय होकर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया और अंत में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार दलित वर्गों में पृथक निर्वाचन मंडल की बात समाप्त कर दी गई तथा इस स्थान पर सामान्य सीटों में आरक्षण दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की थी, उसकी जगह इस समझौते में 147 सीटें कर दी गई और इस तरह से पूना समझौते के तहत भारतीय समाज को बांटने का ब्रिटिश षड्यंत्र का अंत हो गया। विद्यार्थियों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी के लिए 1935 का अधिनियम पारित किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रमुख बातें क्या थी, एक बार नज़र डालते हैं विद्यार्थियों। पहला, इस अधिनियम में केंद्र में एक संघ की स्थापना का प्रावधान था, यानी कि ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्यों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना की जाएगी। केंद्र में दोहरे शासन की व प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। 1919 के एक्ट में प्रांतों में दोहरा शासन था, अब प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता भारतीयों को दे दी गई थी और केंद्र में अब दोहरा शासन लागू किया गया था। 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था और उसी के आधार पर 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर भारत में चुनाव हुए, जो 1937 के चुनाव कहलाते हैं। इन चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली, अर्थात मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस अधिक से अधिक प्रांतों में जीती। आइए एक बार देखते हैं चुनाव परिणाम। 1937 के ये चुनाव परिणाम हमारे सामने है विद्यार्थियों। 1937 के चुनाव परिणामों में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। मुस्लिम लीग को कहीं भी सफलता नहीं मिली, पूरे भारत में कहीं पर भी उनको जीत नहीं मिली। ये उस समय का हम चुनाव का चार्ट देख रहे हैं। बंगाल मुस्लिम बाहुल था, उसमें बहुत मुस्लिम सीटें थी, 119 सीटें थी, जिसमें से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सिर्फ 37 सीटें मिली और कांग्रेस को 54 मिली मुसलमानों की सीटें। यानी कि मुसलमान भी उस समय
अधिक मात्रा में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मुस्लिम लीग से नहीं। ये 1937 के चुनाव बताते हैं। पाकिस्तान क्षेत्र में देखते हैं एक बार, 175 कुल सीटें थी, जिसमें से 86 मुस्लिम सीटें थी। जहां आज पाकिस्तान है वहां 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 सीटें मिली थी विद्यार्थियों, और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। अर्थात यहाँ पर भी कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़े हुए थे। ऐसे ही जहाँ भी मुस्लिम बाहुल मामला था वहाँ कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला था, जिससे जिन्ना को बड़ा भारी दुख हुआ और अब वो सांप्रदायिक षड्यंत्र करने लगे थे। विद्यार्थियों, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और जर्मनी को विश्व युद्ध आरंभ करने वाला माना गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। आप चित्र में हिटलर का फोटो आप विद्यार्थियों देख रहे हैं, ये हिटलर का चित्र है। ये तानाशाह थे और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र समर्थक थे, इसलिए इन्होंने आलोचना की नात्सियों की। कांग्रेस ने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। ऐसा मैसेज अंग्रेजों को कांग्रेस ने दिया कि हम आपकी युद्ध में सहायता करेंगे यदि आप हमें स्वतंत्रता देने के लिए राजी हों। सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को करारी हार मिली थी और कहीं पर भी उनकी सरकार ना बनी, ना ही कहीं सरकार में हिस्सा मिला। जब कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब कांग्रेस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहती थी और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने देश में सत्याग्रह की तैयारी की बात कही कि हम एक सत्याग्रह चलाएंगे। युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति कुछ हल्की पड़ रही थी। उसी दौरान वायसराय ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के सामने सहयोग के लिए प्रस्ताव रखा और उसमें कहा गया ब्रिटेन का भारत में लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज स्थापित करना है। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की इसमें बात नहीं थी, औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई और ब्रिटिश सरकार इस दबाव में थी कि भारत में फौजी खूब मिल जाते थे, फौजियों की खान भारत को कह रहे थे, तो विश्व का दबाव भी ब्रिटेन पर था कि भारत में कांग्रेस के नेताओं को मनाया जाए। इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव आया था जो कांग्रेस ने खारिज कर दिया। इस तरह से अगस्त प्रस्ताव में मांगे पूरी ना हो रही थी, इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के लिए 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। अर्थात अब ग्रुप में या इकट्ठे होकर सत्याग्रह नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करेंगे, अकेले रहकर सत्याग्रह करेंगे। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। आप देख रहे हैं इन सत्याग्रहियों को भी फिर पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। ये विनोबा भावे जी बैठे हैं गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जेल में हैं, इस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी सत्याग्रह किया था उस समय। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का अभियान कांग्रेस ने चलाया। कि विद्यार्थियों ने देखा 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को भारी असफलता हाथ लगी थी और पूरे भारत में ना वो सरकार बना पाई थी, ना कहीं सरकार में साझा हो पाई थी। इसलिए
मुस्लिम लीग ने उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने कांग्रेसी सरकारों पर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाना शुरू कर दिया। जब कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने खुशी में मुक्ति दिवस मनाया था। इसी के साथ ही मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देने के लिए मार्च 1940 के अपने लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया। इसको द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि जिन्ना ने भारत को द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और हिंदू और मुसलमान दो धर्म नहीं हैं, ये अपने आप में दो राष्ट्र हैं। और इस तरह से जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत आने के बाद मुस्लिम सांप्रदायिकता जोर पकड़ती चली गई। ब्रिटेन में उस समय सर्वदलीय सरकार थी जिसमें लेबर पार्टी के लोग भी थे। लेबर पार्टी भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी रखती थी, परंतु प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे, अर्थात भारतीय आज़ादी के बिल्कुल समर्थक वो नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ा परिवर्तन आ रहा था। जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। उधर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। उधर रूस, इधर अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारतीयों के साथ कोई समझौता किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि सैनिकों की खान भारत ही है, अच्छे लड़ने वाले लड़ाकू सैनिक भारत से ही मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने दबाव बनाया और विंस्टन चर्चिल दबाव में आ गए और दबाव में आकर के उन्होंने क्रिप्स को भारत भेजा एक समझौता करने के लिए। एक प्रस्ताव के साथ क्रिप्स मिशन भारत आया। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन भारत आकर गांधी जी से मिला और भारतीयों के सामने अपना प्रस्ताव रखा। ये ट्रिब्यून अखबार की उस समय की एक खबर आपको दिखाई दे रही है और क्रिप्स से गांधी जी मिलने लग रहे हैं। चर्चिल ने क्रिप्स को ऐसा प्रस्ताव देकर भेजा था जिसके दो भाग थे, एक जो युद्ध के बाद लागू होना था और एक जो युद्ध के दौरान लागू होना था। युद्ध के बाद क्या लागू होना था कि भाई जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो भारतीयों को अधिराज्य देंगे, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात इसमें नहीं थी। दूसरी बात, भारतीयों को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी और युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना भी की जाएगी। इस तरह से दोनों बातें भारत में कब लागू होनी थी विद्यार्थियों? युद्ध के बाद। युद्ध काल के क्या प्रस्ताव थे? युद्ध के दौरान वे संविधान सभा के निर्माण तक भारत की रक्षा, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार ताज के पास ही रहेगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार ही चलाएगी। भारतीयों को युद्ध परिषद में शामिल किया जाएगा और इस तरह से भारतीयों को सीधा स्पष्ट संदेश दिया गया कि आप युद्ध में शामिल होइए, वर्तमान में जीतने के बाद हम आपको आज़ादी, अधिराज्य देंगे और संविधान सभा की अनुमति देंगे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा, अर्थात दिवालिया बैंक कौन? ब्रिटेन। और जीतने के बाद वो कुछ देने की बात कर रहे हैं तो उसने कहा कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक। कांग्रेस ने कहा यदि ब्रिटिश सरकार युद्ध में समर्थन चाहती है तो उसे अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जो बात अस्वीकार कर दी गई और इस तरह से क्रिप्स मिशन असफल हो गया। परंतु विंस्टन चर्चिल को इस बात पर खुशी थी क्योंकि उसने क्रिप्स को
रूस और अमेरिका के दबाव में भारत में भेजा था। वो नहीं चाहते थे इस तरह के किसी प्रस्ताव को। इस तरह से ये क्रिप्स मिशन असफल होकर वापस लौट गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 7 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में वर्धा में पास किए भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया और इस तरह से पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कर दिया गया। गांधी जी ने कहा, मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। हम करेंगे या मरेंगे। अर्थात इस तरह से डू और डाई ये आंदोलन चला, यानी कि करेंगे या मरेंगे, या तो आज़ादी मिल जाएगी या हम मर जाएंगे। इस तरह से आंदोलन शुरू हुआ। उसी रात गांधी जी और अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को भी एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया और इस तरह से प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। आंदोलन ज़्यादा ना फैले, लोगों को खबरें ना मिले, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आरंभ में तो कुछ अखबारों में ये खबरें छपी थी, इनमें देखिए क्रिप्स पर, परंतु बाद में इन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और किसी भी प्रकार की आंदोलन की खबर अखबार में नहीं छपेगी। पूरे भारत में आंदोलन चल पड़ा। लोगों ने जगह जगह इकट्ठे होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया अहिंसक तरीके से और कहीं कहीं पर ब्रिटिश वस्त्रों की होलियां जलाई गई। धीरे धीरे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया एक तरह से और आंदोलनकारी तोड़ फोड़ पर उतर आए, क्योंकि अहिंसक नेता सभी जेल में थे। गांधी जी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब ये दिशाहीन और नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया था, इसलिए इसने हिंसा का रूप धारण कर लिया। अनेक स्थानों पर तोड़ फोड़ की गई, रेल की लाइनें तोड़ी गई, इसी तरह से डाकखानों में आग लगाई गई, रेलवे स्टेशनों को फूंका गया। उस समय बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर भी कांग्रेस के कुछ नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता भूमिगत होकर के सक्रिय थे और आंदोलन को चला रहे थे। इसी दौरान अनेक स्थानों पर भारत में अंग्रेजी राज समाप्त कर दिया गया। कुछ स्थानों पर समानांतर राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई। इनमें तमलुक मिदनापुर में, तलचर उड़ीसा में, सतारा महाराष्ट्र में, बलिया पूर्वी संयुक्त प्रांत में, यहाँ पर राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई और इसमें तमलुक की सरकार आज़ादी के मिलने तक लगभग काम करती रही थी। और इस तरह से अनेक जगह लोगों ने अपनी स्वयं की सरकारें चलानी शुरू कर दी, स्वयं की अदालतों में फैसले करने शुरू कर दिए, ब्रिटिशों से हर एक प्रकार के संबंध खत्म कर लिए। ये चित्र में आप देख रहे हैं, एक पंचायत बैठी है गांव में। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। गोलियां भी चलाई गई, उनको लाठियों से पीटा गया, मारा गया, जहां भी मिलते उनको बुरी तरह से खदेड़ा जाता था। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने क्रूरता और जंगलीपन की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, सेना ने हवाई जहाज़ों से भी गोलियां बरसाई, मशीन गनों से गोलियां बरसाई। इसमें कहते हैं कि 1000 के लगभग लोग मारे गए और इससे बहुत अधिक संख्या में घायल भी हुए। लाखों लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इस तरह विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर का समय लग गया। विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हुए थे। भीड़ में आप देख रहे हैं कितने हिंदुस्तानी इकट्ठे हैं।
पुलिस वाले घोड़ों पर बैठकर उसको भगा रहे हैं। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि युवाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। उनका बड़ा आकर्षण इस आंदोलन के प्रति रहा। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल जाना पसंद किया और इस तरह से युवा भी आंदोलन में कूद पड़े थे। जब यह आंदोलन चल रहा था तो जिन्ना जैसे लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए घूम रहे थे। इन्हीं सालों में मुस्लिम लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, क्योंकि जहां बिल्कुल वो सीट नहीं जीत पाए थे उसी क्षेत्र में वो सांप्रदायिकता फैला रहे थे। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की, परंतु कोई हल नहीं निकला। अब तक राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज और भारतीय थे, परंतु अब राष्ट्रीय आंदोलन के 3 ध्रुव काम कर रहे थे, अंग्रेज, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और इस तरह से भारतीय, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बट गए थे और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। तो गांधी जी ने इस फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की, परंतु जिन्ना टस से मस नहीं होते थे। 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत के प्रति सहानुभूति रखती थी और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में थी। परंतु उस समय भारत में सांप्रदायिक समस्या चरम सीमा पर थी और ब्रिटिश सरकार के सामने इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। इसी दौरान गवर्नर जनरल वेवल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। गांधी जी और प्रमुख नेता शिमला पहुंच गए और 14 जून 1945 को वेवल ने एक योजना भारतीय नेताओं के सामने रखी। शिमला सम्मेलन में वेवल ने क्या योजना प्रस्तुत की, उससे क्या कोई सांप्रदायिकता का हल निकल पाया? एक बार मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला, गवर्नर जनरल की परिषद में प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, यानी कि सेना का मुखिया अंग्रेज होगा, बाकी गवर्नर जनरल के साथ काम करने वाले सभी मंत्री कौन होंगे? भारतीय होंगे। उन मंत्रियों में यानी कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमान बराबर संख्या में होंगे। ये भी बात कही गई। मुसलमान जनसंख्या में कम थे, परंतु कांग्रेस यहां राज में बराबर का हक देने को तैयार हो गई थी और इस पर आरंभ में जिन्ना भी सहमत हो गए थे। यह वेवल योजना असफल क्यों हुई? क्योंकि जिन्ना ने कहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम लीग भेजेगी, क्योंकि मुसलमानों की एकमात्र पार्टी मुस्लिम लीग ही है। कांग्रेस ने कहा 1937 के चुनाव में आपने देख ही लिया था कि आपको कितनी सीटें मुसलमानों ने दी। मुसलमान तो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और जिन्ना और कांग्रेस में इस बात को लेकर के विवाद हो गया और अंत में वेवल योजना असफल हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत में 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। इन चुनाव में विद्यार्थियों जिन्नाबाजी मार गए थे। सांप्रदायिकता का जो बढ़ावा उन्होंने दिया 1937 के चुनाव के बाद, उसके परिणाम निकल आए थे और 509 प्रांतीय आरक्षित सीटों में से जिन्ना ने 442 सीटें जीत करके भारी जीत हासिल कर ली और इस तरह से जिन्ना को भारी बहुमत मिल गया। और अब ये सिद्ध हो गया कि सांप्रदायिकता को हवा देने से मुस्लिम लीग मजबूत होती है और आगे आगे जिन्ना का साहस बढ़ता चला गया। वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते चले गए। आप देख रहे हैं इसमें चार्ट में कि यूपी में यूनाइटेड प्रोविंस में 66 रिजर्व सीटों में से 54 जीत ली। इसी तरह से हम पंजाब का देखते हैं, 175 सीटें टोटल थी, 86 रिजर्व थी, 75 जीत ली।
जबकि हमने पिछले चुनावों का भी परिणाम देखा था, बुरी तरह से ये मुस्लिम लीग वहां हारी थी, अब बहुत अच्छी जीत यहां प्राप्त कर ली थी। अब लगने लगा था कि दो राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान और भारत। गांधी जी इसमें कोई भी सुलह नहीं करा पाए और ब्रिटिश सरकार भी असफल होती जा रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान निकालने के लिए एक मिशन भारत भेजा। इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। 24 मार्च 1946 को ये तीनों सदस्य पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर भारत पहुंचे। आप चित्र में देख रहे हैं, तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के बैठे हैं, साथ में जिन्ना बैठे हैं और इनसे कई दौर की बात की सांप्रदायिक समस्या के हल को लेकर के, परंतु जिन्ना टस से मस नहीं हो रहे थे, वो अब भी अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। कैबिनेट मिशन ने क्या योजना प्रस्तुत की, एक बार प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। इनके पूरे भारत को 3 भागों में बांट दिया। ए समूह में मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा होंगे। बी समूह में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व सिंध होंगे। सी समूह में बंगाल और असम होंगे और ये सब अपने अपने अलग अलग संविधान बनाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया। सांप्रदायिक प्रश्नों का निर्णय हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग बहुमत से होगा। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलने और ना मिलने का अधिकार होगा, अर्थात भारतीय राजा भारतीय संघ में मिले या ना मिले, अपना अलग देश बना ले, उनकी अपनी मर्जी होगी। परंतु सांप्रदायिकता के प्रश्न पर यह बात फिर अड़ गई, क्योंकि यहाँ बहुमत से निर्णय लेने की बात कही गई थी और जिन्ना इस पर घबरा गए थे कि यदि ऐसे निर्णय लिया गया तो पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, और जिन्ना और अधिक नाराज हो गए क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं कही गई थी और उन्होंने सांप्रदायिकता में आग लगानी आरंभ कर दी। वो सांप्रदायिकता की आग क्या थी विद्यार्थियों, ये एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। जुलाई 1946 में लीग ने तय किया कि वह पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष का मार्ग अपनाएगी और उसने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना तय किया। पूरे भारत में विद्यार्थियों सांप्रदायिक दंगे फैल गए। जहां भी मुस्लिम लीग समर्थक मुसलमान थे, उन्होंने सांप्रदायिकता की आग भड़का दी और मारकाट मचा दी। मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने कलकत्ता में लाशें बिछा दी। आप विद्यार्थियों देख रहे हो कैसे रिक्शा और गाड़ी में लाशें पड़ी हुई हैं। बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक के ग्रामीण इलाकों में भी दंगे फैल गए। जहां मुसलमान आक्रामक स्थिति में थे, वहीं हिंदू रक्षात्मक स्थिति में आकर के अपना बचाव कर रहे थे। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में और बंगाल बिहार के सीन को देखिए, किस तरह से लाशें पड़ी हुई है, गलियों में चील कौवे खा रहे हैं, लाशें सूख चुकी हैं, कोई उनको उठाने वाला भी नहीं था। देखिए इनको, बुरा हाल हो गया था दंगों में। एक गांव का ये भी चित्र देखिए, देखिए इस चित्र में भी गलियां लाशों से भरी पड़ी हैं, चील कौवे खा रहे हैं, बुरा हाल था, सभी जगह मार काट मच गई थी। उस समय के अखबारों में खबरें खूब छपी, आप देख रहे हैं स्टेट्समैन और अन्य अखबारों की खबरें। और इस तरह से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद भारत में सांप्रदायिकता की खाई और अधिक चौड़ी हो गई और जिन्ना को लगने लगा कि अब हमें पाकिस्तान मिल जाएगा। हिंदू और मुसलमानों में बड़ा भारी बैर पैदा हो गया था। विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
देश में संविधान सभा के चुनाव हुए तथा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई। ये चित्र में आप जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों को देख रहे हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई, परंतु बाद में विचार करने के बाद सरकार के काम में रोड़ा अटकाने के उद्देश्य से सरकार में शामिल हो गई और इस तरह से कांग्रेस और लीग में इस अंतरिम सरकार में भी खींचातानी होती रही और ठीक से कार्य नहीं कर पाई थी। ब्रिटिश सरकार जल्दी से भारत को सत्ता सौंपना चाहती थी। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। इसी बीच 24 मार्च 1947 को वेवल के स्थान पर माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। ये चित्र में आप देख रहे हैं माउंटबेटन, ये इधर खड़े हैं, ये गांधी जी के साथ माउंटबेटन, ये नेहरू जी के साथ माउंटबेटन। सांप्रदायिक समस्या को लेकर के उन्होंने कई प्रयास किए। देखिए चित्र में नेहरू जी बैठे हैं, इधर जिन्ना बैठा है। दोनों को बैठा करके सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने के लिए माउंटबेटन ने कई प्रयास किए, परंतु असफल रहे। अंत में माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। विद्यार्थियों, कांग्रेस आरंभ में विभाजन के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी। गांधी जी ने तो यहां तक भी कहा था कि देश का विभाजन उनके मृत शरीर पर होगा, परंतु कोई हल ना निकलता देख करके कांग्रेस भी झुकती चली गई। कांग्रेस का निष्कर्ष था कि लीग के बिना शेष भारत को अधिक शक्तिशाली और संगठित बनाना ही भारत के लिए उत्तम होगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे भारत के सभी दलों ने मान लिया। इसके अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजन करना था। इस तरह विद्यार्थियों, भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, दोनों ही संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश होंगे, ऐसी घोषणा कर दी गई और माउंटबेटन योजना भारत में लागू कर दी गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। आप चित्र में देख रहे हैं माउंटबेटन खड़े हैं और साथ में जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं। इस तरह से माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया और इस तरह से भारत आज़ाद हो गया। दिल्ली में संविधान सभा की जब बैठक शुरू हुई तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक सभा स्थल पर करतल ध्वनि होती रही। जिस समय राजधानी में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। वहीं बैठक के सभा स्थल के बाहर दिल्ली में भारी भीड़ खड़ी थी, खुशियां मना रही थी। आप चित्र में देख रहे हैं विद्यार्थियों, वो गांधी जी के लिए नारे लगा रहे थे तो वहीं वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे थे और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली। परंतु ये खंडित आज़ादी रही, क्योंकि इससे भारत के 2 टुकड़े हो गए थे और आज भी देश में सांप्रदायिक समस्या बनी हुई है। इसी के साथ हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। अब विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न जो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों हैं? क्रिप्स मिशन क्या था? उसके क्या सुझाव थे?
वेवल योजना अथवा शिमला सम्मेलन क्या था? कैबिनेट मिशन की क्या योजना थी? एक निबंधात्मक प्रश्न आपने करना है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।